हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी प्यारे भाइयों एवं बहनों का। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। विद्युत आवेश की परिभाषा अगर एग्जाम में लिखने को आ जाए तो कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों, विद्युत आवेश परिभाषा बताने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट करना ना भूलें और मेरा जल्द से जल्द 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। चलिए विद्युत देखते हैं किसे कहते हैं। वह ऊर्जा जो देखिए, यह ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, घरों में और उद्योगों में। और किसके लिए किया जाता है, तो विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। इतना आप लोगों को बात समझ में आ गया। तो परिभाषा देख लेते हैं। यह ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसका उपयोग घरों तथा उद्योगों में किया जाता है। उद्योगों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है। अब विद्युत आवेश किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत आवेश किसे कहते हैं। विद्युत आवेश जब दो वस्तु को आपस में, कितने वस्तु को, दो वस्तु को आपस में क्या किया जाए, रगड़ते हैं तो आवेशित हो जाती है तो इस घटना को विद्युत आवेश कहते हैं। मतलब कि किसी दो पदार्थ को आपस में क्या किया, रगड़ते हैं तो वह आवेशित हो जाता है और जब आवेशित होगा तो उस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। एवं इस क्रिया को आवेशन कहते हैं तथा इस क्रिया को क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। अब इसे प्रदर्शित किस चीज़ से करते हैं, इसे देख लेते हैं। तो विद्युत आवेश को क्यू, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और यह अदिश राशि होती है। यह कौन सी राशि होती है, तो यह एक अदिश राशि होती है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक, चालक तथा विद्युत रोधी। चालक तथा विद्युत रोधी, तो इसमें आवेश प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला पदार्थ जो है वो चालक होता है। और चालक ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से होता है। कैसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश प्रवाह आसानी से होता है, उसे चालन कहते हैं। जैसे में गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ETC। दूसरा देखिए, दूसरा टॉपिक, अचालक तथा विद्युत रोधी। अचालक तथा विद्युत रोधी ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से क्या होता है, आसानी से नहीं होता है, उसे अचालक पदार्थ कहते हैं। नीचे दिया है, ठीक है। इसका उदाहरण देख लीजिएगा, नीचे ही दिया है। सारा उदाहरण बता नहीं सकते हैं, कुछ लोग इस उदाहरण को खुद देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें तीसरा नंबर, अर्धचालक। ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह चालक से कम, आवेश का प्रवाह चालक से कम तथा अचालक से ज़्यादा होता है। मतलब कोई ऐसा पदार्थ होना चाहिए जिसका आवेश क्या हो, जिसका आवेश का प्रवाह चालक से कम हो और अचालक से क्या हो, अधिक हो, उसे अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। कार्बन भी इसी में आएगा, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ चुका है। ये एक्सरसाइज जो भी हम इसका उदाहरण नहीं बता रहे हैं, इसका आप लोगों को कोई समस्या हो रही होगी तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम एक वीडियो एक्स्ट्रा बनाएंगे तो उसमें इस सारे कंसेप्ट को करा सकते हैं। तो मेरा बैटरी भी इस समय लो हो चुकी है, वीडियो बना रहे हैं फिर भी, ठीक है, चलिए उससे कोई मतलब नहीं है। विद्युत का क्वांटीकरण। विद्युत का क्वांटीकरण अब क्या होता है, विद्युत का क्वांटीकरण, तो सभी मुक्त आवेश परिणाम में आवेश की मूल इकाई क्या होती है, ई, मूल इकाई ई के पूर्ण गुणज में होते हैं, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। मुक्त कौन सा, सभी मुक्त आवेश किसमें, परिणाम में आवेश की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन का ये सिंबल है, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होते हैं, इसे क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इस प्रकार यदि किसी पदार्थ का आवेश का परिणाम क्यू हो तो, इसी प्रकार अगर किसी आवेश का परिणाम क्यू होता है तो क्यू का फार्मूला होता है Q = Ne। ये क्या होता है, मेरे पास कलम नहीं है, ठीक है, इसलिए सही से नहीं लिखा रहा है। तो ये फार्मूला होता है Q = Ne। और जहाँ n क्या है, n कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। जैसे में +1 -1 +2 -2 +3 -3, इस तरह कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है। कूलाम का नियम। अब देखिए कूलाम का नियम क्या होता है। तो इस नियम का प्रतिपादन सन 1885 ईस्वी में कूलाम ने किया था।
इस नियम का प्रतिपादन 1885 ईस्वी में किसने किया था? कूलाम ने किया था। कूलाम के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है, दो स्थिर विद्युत आवेश, कितने? दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या होता है? इस कूलाम का नियम इसी को कहते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? उस आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर कूलाम के नियम पूछेगा तो इससे परिभाषा के तौर पे लिख सकते हैं। और माना दो, अब देखिए इसका कुछ न्यूमेरिकल भी है यहाँ पे। ये Q1 है एक आवेश, यहाँ पे Q1 नहीं प्लस Q है और एक माइनस Q है, माइनस Q। तो इन A और B ये वाला और इसके बीच का जो होगा वो क्या होगा? R होगा। तो इसी को कह रहा है कि माना दो बिंदु A तथा B पर उपस्थित आवेश की मात्राएं क्रमशः Q1 और Q2 तथा इनके बीच की दूरी R है एवं दोनों बिंदुओं के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो तो, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो तो यह प्रोपोर्शनल किसका होता है? यह प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2। समीकरण नंबर इसे फर्स्ट मान लीजिए, और चूंकि F प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, तो इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। तो अब समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, जब फर्स्ट और सेकंड से निकाला जाएगा तो यफ प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान R² होगा ना। दोनों जब समीकरण को हम यहाँ पे अगर जोड़ लेते हैं दोनों समीकरण को, तो जो ये वाला टॉपिक है, जो ये ऊपर वाला जो है टॉपिक, ये इस एक में क्या होगा? मल्टीपल हो जाएगा, और जब एक में मल्टीपल होगा तो यह प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 अपान R², ठीक है, Q1 अपान R²। तो अब यहाँ पे नीचे किया जाएगा तो यफ इक्वल टू K इंटू Q1 और Q2 अपान R²। जो ये K है ना, ये क्या है? नियतांक है। और इसमें देखिए K का जो मान होता है, K का मान 1/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इक्वल टू होता है। तो देखिए आगे चलते हैं, देखिए K इक्वल टू 1/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 4 इंटू 10 के पावर न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर, इतना इसका क्या होता है? मान होता है। तो यफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R² होगा ना, होगा ना। किसके जगह पर रखे हैं? जहाँ यहाँ पे K था, यहाँ पे K है, K की जगह पे ही तो रखे हैं इसको। इस इधर बगल में दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, बगल में आप लोगों को देखिए यहाँ पे K है, इस जगह पे, यहीं पे तो K है, और इसी K की जगह पर हम यहाँ पे क्या मान रखे थे? तो इस K का मान हम लोग यहाँ पे रखे थे। देखिए K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इंटू इतना से, तो ये समीकरण नंबर कितना मान लीजिए? इसको समीकरण नंबर 5 मान लीजिए। अब इसका गुणा, मतलब इसका गुणा किया जाएगा तो उधर था कितना? 9 × 10 के पावर 9 था ना, हाँ, तो गुणा होगा तो कितना होगा? 9 × 10 के पावर 9 और Q1 Q2 अपन R²। इसको इक्वेशन नंबर कितना? 6 मान लीजिए, जहाँ एप्सिलॉन नॉट हवा या नियतांक की विद्युतशीलता है, या विद्युतशीलता, ठीक है, विद्युतशीलता है। आगे चलते हैं। एकांक आवेश किसे कहते हैं? एकांक आवेश, एकांक आवेश जो है वो मात्रकों में, इस पद्धति में दो आवेश के बीच लगने वाला बल निम्न सूत्र से द्वारा दिया जाता है, निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। मतलब कि जो आवेश है, ठीक है, क्या है? इस पद्धति में आवेश के बीच लगने वाला बल निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। तो आइए देख लेते हैं सूत्र क्या होता है। यफ इक्वल टू आप लोगों को बताया ही गया है, यफ इक्वल टू क्या होता है? 1/K इंटू Q1 Q2 अपान R² न्यूटन में। इस सूत्र में यदि यफ इक्वल टू 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन इंटू 9 न्यूटन, और यहाँ पे क्या होता है? Q1 इक्वल टू Q2 या Q तथा R इक्वल टू क्या हो? 1 मीटर हो। कितना मीटर हो? 1 मीटर हो। तब देखिए आगे क्या होगा। 9 × 10 के पावर 9 और 9 × 10 के पावर 9, और यहाँ पे कितना? Q इंटू Q और 1 का स्क्वायर, तो R इक्वल टू Q² इक्वल टू 1, तो Q इक्वल टू कितना होगा? +-1, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर दोबारा देख लीजिए, छोटा कर देते हैं, देख लीजिए। यहाँ से था, इस पद्धति में दो आवेश के बीच लगने वाला बल निम्न सूत्रों द्वारा दिया जाता है। और इसी के जगह पर बस कहीं नहीं, देखिए इसी के जगह पर बस रख दिया गया है नीचे मान
उतना का मान कितना होता है, बस उस चीज़ को रख दिया गया है। ठीक है, और ये साइड में है तो इतना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है, अतः यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश निर्वात या विद्युत में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो पर एक दूसरे को कितना 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है, तो उसके आवेश एकांक आवेश कहलाता है। तो उसका आवेश जो है वो कौन सा आवेश कहलाएगा, एकांक आवेश कहलाता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? आवेश संरक्षण का नियम, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक आवेश से दूसरे आवेश में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। एक आवेश से दूसरे आवेश में परिवर्तित किया जा सकता है। जो आवेश है उसे न तो उत्पन्न किया जाएगा और नहीं उत्पन्न किया जाएगा तो नहीं नष्ट भी किया जाएगा, बल्कि उसे आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रूपांतरित भी किया जा सकता है या एक आवेश से दूसरे आवेश में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है आवेश संरक्षण का नियम। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार दो वस्तुओं को रगड़ने से पहले दोनों वस्तु विद्युत की उदासीन होती हैं। मतलब कि जो दो बिंदु को रगड़ा जाएगा, इस नियम के अनुसार जो दो बिंदुओं को रगड़ा जाएगा उसके रगड़ने से पहले दोनों वस्तुएं क्या होते हैं, विद्युत की उदासीन होती हैं, विद्युत की उदासीन होती है। अब इसमें देख लेते हैं टॉस फर्स्ट कि जब किसी परमाणु के कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाता है तो उस परमाणु पर इकाई आवेश की कमी हो जाती है। ये समझ रहे हैं आप कि मतलब कि जब किसी परमाणु के कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाता है, कक्षक से क्या कोई इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, तो उस परमाणु पर इकाई धनावेश की कमी हो जाती है। जैसे Na है, ठीक है, Na पे क्या होता है, Na पे इलेक्ट्रॉन को पूछा था तो Na पे कितना, ये Na इस पे ये प्लस होता है ना, तो इसको निकाल दिया जाएगा, तो इसे निकाला जाएगा तो यहाँ पे कितना, यही तो कमी होगी, इसी को तो निकालते हैं, तो यहाँ पे Na हो जाएगा और जो कमी होगी वो प्लस का जो ऑप्शन है, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होती है, वही कमी हो जाती है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी हो जाती है। अब देखिए 2 नंबर फिर कि जब किसी परमाणु के कक्षक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तब उस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन ऋणावेश की वृद्धि हो जाती है। जैसे देखिए Na जो था, Na पे क्या था, Na पे तो पॉजिटिव था, लेकिन जब इस पॉजिटिव को हटा दिया जाए तो वही Na पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और जब निगेटिव हो जाएगा तो वहीं पे Na जो निगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन की वो क्या करेगी, यहाँ पे देख लीजिए, मेरे पास है नहीं कलम, खरीदना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वहाँ पे वृद्धि हो जाती है। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ चुका हो। तो मेरे चैनल पर नए हो तो बार बार कह रहे हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरा जल्द से जल्द 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। अब आते हैं विद्युत क्षेत्र। आखिर विद्युत क्षेत्र होता क्या है? तो विद्युत क्षेत्र देखिए, विद्युत क्षेत्र देख लेते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उपस्थित कोई दूसरा कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करे तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब कह रहा है कि किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करे, एहसास करे या महसूस करे, तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे कौन सा क्षेत्र कहते हैं? उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा चाहें तो आप इस तरह लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक परीक्षण आवेश, कौन सा आवेश? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे किससे व्यक्त किया जाता है? इसे व्यक्त किया जाता है। इसे किस चीज़ से व्यक्त किया जाता है? इसे व्यक्त किया जाता है। जैसे क्या कह रहा है कि एकांक परीक्षण ये तो पहले क्यों एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, यहाँ पे क्या लगने वाला बल तो यही है ना, यहाँ पे लगने वाला बल F है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि लगने वाला विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जब ये बल लग रहा है तो इस पूरे जो परिपथ है इसका क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
विद्युत क्षेत्र, इसी की क्या होगी, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और इसी को क्या कहते हैं, ई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नीचे आइए। माना एकांक परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला विद्युत बल या फोटो, अगर Q पर कह रहा है Q0 पर लगने वाला बल, Q0 पर लगने वाला विद्युत बल क्या हो, यफ हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू विद्युत बल यफ और एकांक परीक्षण में परीक्षण आवेश Q0। तो समझिए कि ये इसका फार्मूला है और इसे आप लोग रट जाइएगा। ठीक है, नीचे आइए। देखिए पहले ही बोले हैं ये फार्मूला रट जाइएगा, ई इक्वल टू यफ अपान Q0, इक्वल टू यफ अपान Q0, इक्वल टू यफ अपान Q0, ई इक्वल टू यफ अपान Q0। ठीक है, इस तरह 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। सदिश स्वरूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर सदिश स्वरूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा जाए तो लैम्डा ई इक्वल टू यफ अपान Q0। ठीक है, वेक्टर ई इक्वल टू कितना, वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर यफ अपान Q0। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, आगे टॉपिक के साथ चलते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत बल रेखाएं वे बल रेखाएं होती है जिस पर स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलते हैं। इस रेखा को विद्युत बल रेखा कहते हैं। जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो कौन सी रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं वे बल रेखाएं होती हैं जिस पर स्वतंत्र एकांक घन आवेश चलते हैं। स्वतंत्र एकांक आवेश चलते हैं उसे क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जैसे देखिए ये है प्लस, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसमें आवेश चल रहे हैं प्लस Q0 प्लस Q0 प्लस Q0 प्लस Q0 रेखाएं चल रही हैं। जैसे ये आवेश है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब बीच में हो गया था, तो उसके लिए क्या ही कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो चलिए ठीक है, तो ये देखिए ये कह रहे थे कि यहाँ पे 2 आवेश हैं। ठीक है, कितना आवेश है, यहाँ पर 2 आवेश है, एक यहाँ पे आवेश है, ठीक, और एक यहाँ पे आवेश है, और ये इधर ये वाला, फिर ये वाला इधर, फिर ये वाला इधर, ये क्या है, यही तो है, फिर ये इधर, ये मतलब जो भी ये क्या कर रहे हैं, जो भी ये आवेश की तरफ है वो क्या कर रहे हैं कि विद्युत बल रेखाएं वे बल रेखाएं होती हैं जिन पर स्वतंत्र एकांक घन आवेश चलते हैं। तो यहाँ पे भी एकांक घन आवेश चल रहे हैं और साथ में इस वाले पे भी इस वाले पे भी क्या कर रहे हैं, विद्युत बल रेखाएं चल रहे हैं। तो दोस्तों ये था इतना। अब आगे चलते हैं, विद्युत बल रेखाएं के गुण, इन विद्युत बल रेखाएं के क्या क्या गुण होते हैं। तो फर्स्ट गुण है यह एक काल्पनिक बंद वक्र होता है। यह क्या सा वक्र होता है, तो काल्पनिक बंद वक्र होता है। दूसरा, इस पर स्वतंत्र एकांक घन आवेश चलते हैं। हाँ, तो ये तो शुरू में बताया गया है। 3 नंबर, विद्युत बल रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पष्ट रेखा उस बिंदु पर बल रेखा की दिशा को दर्शाता है। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पष्ट रेखा उस बिंदु पर बल रेखा की दिशा को क्या करती है, दर्शाती है। तो ये तो मालूम ही है आप लोगों को। 4 नंबर, 2 बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। 2 बल रेखाएं हैं, याद रखिएगा, अक्सर अगर 2 बल रेखाएं हैं तो वो दोनों बल रेखाएं कभी भी वो एक दूसरे को क्या करती हैं, नहीं काटती हैं आपस में कभी भी। ये नहीं कि ये विद्युत बल रेखा इस तरह काट दी तो विद्युत बल रेखा होगा, विद्युत बल कतई नहीं होगा, विद्युत बल उस तरह नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के सामने सिकुड़ने का क्या करती है, प्रयत्न करती है। जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो लचकदार डोरी के सामने क्या करते हैं, सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश
दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे क्या, दो आवेश है -q और इधर +q, इसके बीच 2l दूरी पर रखा है तो इसी को क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ठीक है। अब विद्युत आघूर्ण किसे? द्विध्रुव आघूर्ण, दो आवेश में से कोई एक आवेश तथा उस आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसे किस से? P से व्यक्त करते हैं और इसे सदिश राशि कहते हैं। तो P इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा P इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 2L, क्योंकि Q जो है वो आवेश होता है और 2L जो है 2L विद्युत द्विध्रुव है। 2 है विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है। तो आप, आई होप आप लोगों को इतना वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए आगे, विद्युत आवेश के गुण। विद्युत आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं इसको भी देख लेते हैं। और साथ में विद्युत आवेश के गुण तो देखेंगे, लेकिन मेरा 1 के सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट करवाइए, बार बार यही कहेंगे। समान आवेश के वस्तुओं में प्रतिकर्षण बल लगता है। जो समान आवेश के वस्तु हैं उसमें कौन सा बल लगेगा? तो प्रतिकर्षण बल लगता है। असमान आवेश वस्तुओं में आकर्षण बल लगता है। जो असमान आवेशित वस्तुएं हैं, उसमें कौन सा बल लगता है? तो उसमें आकर्षण बल लगता है। और समान वस्तुओं में प्रतिकर्षण बल लगता है। चलिए, विद्युत प्रेरक किसे कहते हैं? दो वस्तुओं को रगड़ने के पहले विद्युत के उदासीन होते हैं और इनमें न तो आकर्षण होता है और ना ही प्रतिकर्षण। मतलब कह रहा है कि दो वस्तुओं को रगड़ने के पहले, दो वस्तु को रगड़ा जाएगा तो दो वस्तुओं को रगड़ने के पहले विद्युत जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? तो उदासीन होनी चाहिए, वस्तु उदासीन होनी चाहिए और उसमें न तो कोई आकर्षण और ना ही कोई प्रतिकर्षण बल होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों बल नहीं होने चाहिए। तो ये था विद्युत प्रेरक। अब एक कूलाम की परिभाषा दीजिए। एक कूलाम की परिभाषा क्या होती है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो वह आवेश जो 1 मीटर दूरी पर स्थित समान परिमाण वाले एवं समान प्रकृति वाले वस्तु पर लगने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन के आरोपित होता है। ठीक है, तो आरोपित होता है। तो यहाँ पे देखिए, एक कूलाम पे Q इक्वल टू 1 कूलाम और यहाँ Q2 इक्वल टू भी 1 कूलाम। R की जो मान है, R की मान 1 मीटर है, और A इक्वल टू AB नहीं है, ये जो है ये परिपथ को माना गया है, ये और ये दो चीज़ें मानी गई हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। F इक्वल टू इतना। अब ये समझ में आ रहा होगा, पीछे हम बताए हैं आप लोगों को, नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम नहीं जानते हैं। और ये जो है Q है, जो Q1 है और Q2 है उसकी मान 1 कूलाम और अपान R² तो 1 मीटर। ठीक है, F इक्वल टू इतना। अब आप लोग समझिए कहाँ से हम लिए गए हैं। ठीक है, 1 के जहाँ उधर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसी का मान रखें। ठीक है, इतना 9 × 10⁻⁹ न्यूटन उसका मान रखें, उसका मान रखें। अब चलिए यहाँ पे आते हैं वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तो अब तुलना कीजिए। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपान R²। चूँकि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ कूलाम। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, ये है G। अब पूछेंगे यहाँ पे क्या है? तो G जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है और F इक्वल टू G और m1 m2 R²। इसमें m2 द्रव्यमान को लिया जाएगा तो m1 m2 इस तक कर दिया जाएगा। और चूँकि G का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन होता है। ठीक है, अब 3 नंबर, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। जो कि गुरुत्वाकर्षण बल है वो सदैव क्या होता है? आकर्षण बल होता है। और विद्युत बल जो होता है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बल होता है। मतलब कि आकर्षण बल भी होगा और प्रतिकर्षण भी बल होगा। कौन सा बल? विद्युत बल आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों होगा। और विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल के सदैव अधिक होता है। जो विद्युत बल है ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल है उस गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है? अधिक होता है विद्युत बल। ठीक है, तो F ही बड़ा रहेगा किससे? G से। ये आसान है। ठीक है, 4 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं, नहीं 6 नंबर, गुरुत्वाकर्षण बल दो कणों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दो कणों के
जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या दो कणों के बीच माध्यम पर क्या करता है, निर्भर करता है। अब जबकि विद्युत बल दो आवेश पर के माध्यम पर, ये तो दो कणों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन ये दो आवेशों के मध्य पे निर्भर करता है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 1 के सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरा करवाइए, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा। आगे देखिए, दो इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल उसके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के 10 के पावर 43 गुना अधिक होता है। जो इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल है, उस विद्युत बल उसके कार्य करने की गुरुत्वाकर्षण जो बल है, उस गुरुत्वाकर्षण बल से कितना 10 के पावर 43 गुना 10 के पावर 43 गुना अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे दो प्रोटॉन के बीच, ठीक है, कार्य करने वाला वैद्युत बल उसके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 36 गुना होता है। दो प्रोटॉन के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल उसके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 36 गुना अधिक होता है। तो ये था विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अंतर। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें। और दोस्तों प्लीज़ मेरा 1 के सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट करवाइए, जितना जल्दी हो जाए उतना ही सही रहेगा, क्योंकि मैं इसी तरह आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।